हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 किरचॉफ के नियम और वैद्युत परिपथ। बच्चों, यह चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से भी इसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस चैप्टर का पहला टॉपिक है वैद्युत सेल क्या होती है। वैद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। देखिए सारे टॉपिक पढ़ाएंगे हम इसमें, और फिर उसके बाद हर एक टॉपिक के साथ साथ उस पर बेस्ड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं या उन पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वे साथ साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम कराते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का वैद्युत सेल क्या होती है। वैद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल क्या है। देखिए विद्युत सेल जो होती है, विद्युत सेल एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसी युक्ति है जो किसी विद्युत परिपथ में आवेश का प्रवाह बनाए रखती है। ठीक है, अर्थात परिपथ में धारा कहां से प्रवाहित होगी, तो परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए यूज होती है वैद्युत सेल। और कौन से परिपथ में? डीसी परिपथ में। डीसी जो डायरेक्ट करंट वाले परिपथ होते हैं, डीसी सर्किट, जिनमें बैटरी से धारा प्रवाहित होती है। तो जिस बैटरी की मैं बात कर रहा हूं वो बैटरी ही कहलाती है वैद्युत सेल। ठीक है, तो देखिए वैद्युत सेल क्या है, इलेक्ट्रिक सेल। यह एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलकर परिपथ में आवेश का प्रवाह निरंतर बनाए रखती है। अर्थात इसका काम होता है रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलकर परिपथ में आवेश को प्रवाहित करना, अर्थात परिपथ में धारा को प्रवाहित करना। ठीक है, तो इसमें विद्युत सेल क्या करती है? परिपथ में आवेश का प्रवाह या धारा का प्रवाह करती है। ठीक है, अब देखिए वैद्युत सेल एक दिखाई गई है, मैंने चित्र में दर्शाई है। ये एक लेक्लांसे सेल का चित्र है जिसमें जो है ये अमोनियम क्लोराइड का पाउडर घोलकर एक विलयन बनाते हैं। इस विलयन को बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं इसको? वैद्युत अपघट्य। ठीक है, इसमें अमोनियम क्लोराइड का विलयन डाल दे, अमोनियम क्लोराइड का पाउडर डाल के एक विलयन बना तैयार किया, ये वैद्युत अपघट्य बोला जाएगा। अब इस विद्युत अपघट्य में धातु की 2 प्लेट डाल देते हैं। जब जैसे ये प्लेटें डाली जाती हैं तो इसका जो अमोनियम क्लोराइड का विलयन जो है इसका अपघटन हो जाता है, और इसमें एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस प्रकार जिस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है वो बोली जाती है एनोड, और जिस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है वो बोली जाती है कैथोड। और ये एनोड और कैथोड संयुक्त रूप से बोले जाते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं इनको? इलेक्ट्रोड। तो ये बातें इसमें कुछ ध्यान देनी है, क्या कि सेल में जो घोल होता है उस घोल को बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। एक बात। दूसरी बात, सेल के अंदर जो प्लेट्स होती हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। जो धन प्लेट होती है वो बोला जाता है एनोड, जो ऋण प्लेट होती है उसको बोलते हैं कैथोड। ठीक है, अब अगर हम इस सेल को किसी बाह्य परिपथ से जोड़ दें, देखिए ऐसे आप इसको पॉजिटिव नेगेटिव को एक बाह्य परिपथ से जोड़ दें इलेक्ट्रिक वायर की सहायता से, तो जैसे इसको आप बाह्य परिपथ से जोड़ के यहां पे हमने लगा दिया ये वैद्युत बल्ब, ये लगाया बल्ब। ठीक है, तो क्या होगा? इससे जो सेल से परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी, ऐसे करंट फ्लो होने लगेगा और ये बल्ब जो है जल जाएगा। ठीक है, अर्थात इसमें बल्ब में धारा का प्रवाह हो रहा है। किसके द्वारा? इस विद्युत सेल के द्वारा। तो समझ में आया बच्चों? तो विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को, देखिए यहां पर जो है अमोनियम क्लोराइड का विलयन जिसे मैंने विद्युत अपघट्य का नाम दिया, ये रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न करेगा। इस रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्जन किया जा रहा है इस सेल के द्वारा विद्युत ऊर्जा में, अर्थात रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रही है और उससे परिपथ में क्या हो रहा है? आवेश का प्रवाह। तो ये हो गई वैद्युत सेल। ठीक है बच्चों, अब सेल से इस परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने में, सेल से परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे बोलते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, ध्यान देंगे। फिर मैंने क्या बात बताई? इस सेल से परिपथ में आवेश प्रवाहित करने में जितना कार्य करना पड़ता है उस कार्य को बोलते हैं सेल का विद्युत वाहक बल, और विद्युत वाहक बल को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से। तो मेरा जो अगला टॉपिक है वो सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है,
इसको शॉर्ट फॉर्म में EMF बोल देते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल ऑफ सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल किसका? ऑफ सेल, है ना, सेल का विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसे डिनोट करते हैं हम E से। कैसे डिनोट करते हैं? E से। और इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू W/Q। क्या फॉर्मूला होता है? E इज इक्वल टू W/Q। और इसकी यूनिट होती है W से जूल और Q से कुलाम। तो यूनिट हो गई जूल पर कुलाम, या वोल्ट भी बोल देते हैं इसको, या वोल्ट, ठीक है, जूल पर कुलाम या वोल्ट। अब इसको डिफाइन करना है हमें, तो ऐसे डिफाइन करेंगे, देखिए इस फॉर्मूले की सहायता से। एकांक आवेश को, जो अपोन में आ रहा है उसको एकांक मान लेते हैं। एकांक आवेश को सेल द्वारा परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, जो अपोन में आ रहा है Q, इसका मान रख दिया हमने 1 कूलाम। ठीक है, Q बराबर 1 कूलाम रख दिया। तो जब आप Q का मान 1 कूलाम रखेंगे तो E बराबर आ जाएगा W। तो परिभाषा बन जाएगी, सेल द्वारा 1 कूलाम आवेश को वैद्युत परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे बड़ा E से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो मैं अपेक्षा करता हूं ये दोनों टॉपिक आपके समझ में आ गए होंगे। बच्चों इसकी डेफिनेशन भी अभी लिख लीजिएगा आप अपने आप बनाकर। क्या? फिर धीरे ध्यान से सुनिएगा। एकांक आवेश को या 1 कूलाम आवेश को सेल द्वारा वैद्युत परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, परिभाषा रटनी नहीं है, सूत्र से बनानी है और समझनी भी है। ठीक है, विद्युत वाहक बल के ऊपर न्यूमेरिकल भी आएंगे जो मैं अभी थोड़ी देर में कराऊंगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए मिटाना पड़ेगा बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या उतार लें, साथ साथ अपनी कॉपी बनाएं और उस पर काम करते चलें। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका टर्मिनल विभवांतर, इसको मैं मिटा देता हूं। तो देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है टर्मिनल विभवांतर। देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है, टर्मिनल माने होता है सिरों के बीच, परिपथ के 2 सिरों के बीच या 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जितना कार्य करना पड़ता है उस कार्य को बोलते हैं हम टर्मिनल विभवांतर। देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी इससे पिछला जो टॉपिक था विद्युत वाहक बल, उसमें क्या बताया था मैंने, एकांक आवेश को सेल द्वारा पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़ेगा उसे बोलते हैं विद्युत वाहक बल। और टर्मिनल विभवांतर होता है एकांक आवेश को परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच। इस बात को गौर फरमाइएगा, याद करिएगा ध्यान से। अभी देखिए विद्युत वाहक बल में आवेश प्रवाहित करना है पूरे परिपथ में, और टर्मिनल विभवांतर में आवेश प्रवाहित होगा परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच, इसीलिए इसका नाम है टर्मिनल। टर्मिनल माने होता है सिरे, एंड पॉइंट। जैसे अगर हम कहेंगे कि ये एक परिपथ है, ठीक है, ये एक परिपथ है। अब अगर इस परिपथ, पूरे परिपथ में 2 रेजिस्टेंस हो गए, 2 प्रतिरोध हो गए, एक R1 दूसरा प्रतिरोध R2। अगर हम कहें इन दोनों प्रतिरोधों में कुल कार्य जितना हुआ आवेश को प्रवाहित करने में, तो दोनों प्रतिरोधों का अगर कुल कार्य निकाल रहे हैं, ठीक है, और एकांक आवेश प्रवाहित कर रहे हैं, तो वो बोला जाएगा विद्युत वाहक बल, क्योंकि विद्युत वाहक बल कहता है पूरे परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य होगा। अब इसी के अपोजिट ध्यान दीजिए, अगर हम पूरे परिपथ ना लेकर केवल कोई सा एक प्रतिरोध ले, इनमें से 2 प्रतिरोध आपको चमक रहे हैं, R1 और R2, R1 दूसरा R2, अगर हम इन दोनों में से केवल एक प्रतिरोध जैसे R1 लें या R2 लें, ठीक है, तो जैसे हमने R1 लिया प्रतिरोध, तो इस प्रतिरोध में आवेश को, Q आवेश को प्रवाहित करने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे बोलते हैं टर्मिनल विभवांतर। ठीक है, एकांक आवेश को परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच प्रवाहित करने में किया गया कार्य टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। तो मैं अपेक्षा करता हूं ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो गया होगा। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, देखिए जो विद्युत सेल थी, अभी मैंने आपको बताया था, जैसे हमने एक विद्युत सेल बनाई थी, इसमें ये घोल हो गया, ठीक है, घोल में यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड हो गए थे, एक एनोड और दूसरा कैथोड। इस जो घोल होता है इसको बोलते हैं वैद्युत अपघट्य।
क्या बोलते हैं इसको? वैद्युत अपघट्य। तो ये जो वैद्युत अपघट्य होता है वो सेल में जो धारा प्रवाहित हो रही है उस धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। ठीक है, प्रतिबाधा उत्पन्न करता है। मार्ग में रुकावट मतलब प्रतिबाधा उत्पन्न करना। उस प्रतिबाधा को, उस रुकावट को, उस आंतरिक रुकावट को, देखिए आंतरिक रुकावट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो रुकावट उत्पन्न हो रही है वो सेल के अंदर जो घोल भरा है वो घोल धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न कर रहा है। तो वो जो रुकावट उत्पन्न कर रहा है घोल, उस रुकावट को बोलेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिए नाम से ही पता चल रहा है। देखिए अगला टॉपिक है आपका सेल का आंतरिक प्रतिरोध। बच्चों मेरे साथ साथ लिखते रहिए, है ना, समझते रहिए। वीडियो को पॉज करें और पॉज करके नोट कर लिया करें बेटा। ठीक है, जैसे आप क्लास में बैठे हैं नोट्स बनाते चलते हैं, इसी टाइप से आप अपने नोट्स बनाते चलिए। हालांकि पूरे चैप्टर के नोट्स इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहां पर देख लेना आप। मैं पूरी पीडीएफ डाल दूंगा पूरे चैप्टर के नोट्स की, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, एक बात, लेकिन ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप मेरे साथ साथ वीडियो को पॉज करते चलें, जो मैं बोलूं उसको नोट करें। ठीक है, और अपने आप तभी हैंड टू हैंड फॉर्मूले की सहायता से बनाने की प्रयास करें, सूत्र की सहायता से डेफिनेशन बन जाए। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहां पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो इसका नाम इसके बारे में बता रहा है। आंतरिक, आंतरिक माने अंदर की, प्रतिरोध, प्रतिरोध माने रुकावट। अब अंदर की, सेल की अंदर की, सेल के अंदर कौन है? घोल है। ठीक है, जिसे घोल को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघट्य। तो सेल के अंदर का घोल अर्थात वैद्युत अपघट्य है। सेल में प्रवाहित धारा के मार्ग में, यदि हम सेल के अंदर धारा भेजें तो उसके मार्ग में ये जो घोल है एक रुकावट उत्पन्न करेगा। ठीक है, धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करेगा। उस रुकावट को बोलेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, जिसे हम लिखते हैं स्मॉल आर से। देखिए दो प्रकार के प्रतिरोध होते हैं, एक तो होता है बाह्य प्रतिरोध, एक होता है आंतरिक प्रतिरोध। बाह्य प्रतिरोध जो इससे पिछले चैप्टर में आ चुका, ओम के नियम में पढ़ाया था हमने। जो बाह्य रुकावट होती है परिपथ में, जो रेजिस्टेंस लग रहे हैं, जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करते हैं, बाह्य रुकावट जो उत्पन्न करते हैं, वो बोली जाता है बाह्य प्रतिरोध, जिसका मान निकलता है R बराबर V/I से। V टर्मिनल विभवांतर और I धारा, इन दोनों का रेशियो कर दोगे, R बराबर V/I, ओम का नियम याद आया? तो उस फॉर्मूले को लगा के आप वैद्युत प्रतिरोध निकाल लेते हैं, वो होता है बाह्य प्रतिरोध। ठीक है, जो इससे पिछले चैप्टर में आया था, R बराबर V/I। V क्या है? यहां पर जिन बिंदुओं के बीच आपको प्रतिरोध निकालना है उनके बीच का टर्मिनल विभवांतर, और I है उन बिंदुओं के बीच बहने वाली धारा। इस फॉर्मूले का यूज करके बाह्य प्रतिरोध का मान निकल जाता है। और आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध होता है सेल में उपस्थित घोल या सेल में उपस्थित विद्युत अपघट्य, उस सेल में बहने वाली धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है, उस रुकावट को बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब ये किन किन बातों पर निर्भर करता है उसके लिए मिटाना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। देखिए बच्चों, सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है निम्न बातों पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो ये बात आप अच्छी प्रकार से समझ लेना। जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है वो सेल में जो प्लेटें उपस्थित हैं, है ना, एनोड कैथोड, इन प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये है अगर सेल की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दें तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्लेटों के बीच की दूरी घटा दें तो आंतरिक प्रतिरोध घट जाएगा। ठीक है, तो प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा, यह घोल में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यह है अगर सेल में प्लेटों का ज्यादा क्षेत्रफल डुबाएंगे तो आंतरिक प्रतिरोध कम होगा, कम क्षेत्रफल डुबाओगे तो आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होगा। तीसरी बात यह है, यह वैद्युत अपघट्य की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यह है बच्चों कि जो घोल है, घोल मतलब विद्युत अपघट्य, अगर उसकी सांद्रता ज्यादा है तो आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होगा, है ना, कम है तो कम होगा। सांद्रता मतलब गाढ़ापन, अगर विलयन गाढ़ा है तो आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा उत्पन्न करेगा, विलयन हल्का है तो आंतरिक प्रतिरोध कम उत्पन्न करेगा। ठीक है बच्चों, अगली बात यह है कि यह प्लेटों के पदार्थ की
प्रकृति पर निर्भर करता है कि पदार्थ कैसा है, किस पदार्थ का आपने प्लेट बनाने में यूज किया है। तो 4 बातों पर डिपेंड करता है। प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती, मतलब प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाओगे तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। दूसरा, प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब व्युत्क्रमानुपाती माने उल्टा संबंध, गोल में जो प्लेटों का क्षेत्रफल डूबा है वो ज्यादा क्षेत्रफल डूबा है तो आंतरिक प्रतिरोध कम होगा, कम क्षेत्रफल डूबा है तो आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होगा। तीसरा, विद्युत अपघट्य की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती, अर्थात विद्युत अपघट्य की सांद्रता मतलब गाढ़ापन बढ़ा देंगे तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा और गाढ़ापन घटा दोगे तो आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। प्लेटों के पदार्थ की प्रकृति के अनुक्रमानुपाती। तो इस प्रकार यह 4 बातों पर निर्भर करता है, ठीक है, जो आपको अच्छी प्रकार से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब आप देखें विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध होता है, ठीक है बच्चों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, सेल के विद्युत वाहक बल, सेल के ई में, ई माने विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर V और आंतरिक प्रतिरोध जिसे हम कहते हैं छोटा r, इन तीनों में हमें संबंध निकालना है। तो देखिए ई, V और छोटे r में संबंध कैसे निकलेगा, इसके लिए पहले मैं आपको परिपथ बना के दिखाता हूं। जैसे एक सेल है ना, अब देखिए विद्युत सेल ऐसे बनाते हैं, एक सिरा बड़ा ले लेते हैं एक छोटा, और जो बड़ा लेते हैं वो प्लस, जो छोटा बनाते हैं वो माइनस, मतलब एनोड कैथोड, पॉजिटिव नेगेटिव। ये एक विद्युत सेल हो गई, ठीक है। सेल पूरी तो बना नहीं भाई, इतना बड़ा बनेगी, तो इसलिए सेल का ये प्रतीक है, सेल बनाने के लिए इस टाइप से प्रतीक होता है सेल का, ठीक है। 2 डंडे खींच दो, एक बड़ा एक छोटा, जो बड़े वाला डंडा है, बड़ी वाली लाइन है वो पॉजिटिव, जो छोटी वाली लाइन है वो नेगेटिव, ठीक है। अब ये एक सेल हो गई, और सपोज कीजिए ये सेल एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R में धारा भेज रही है, ठीक है। ये बाह्य प्रतिरोध हो गया कैपिटल R, जैसे एक विद्युत बल्ब कह सकते हो, उसमें ये धारा भेज रही है, ठीक है। धारा ऐसे चलती है हमेशा पॉजिटिव से, है ना, इस टाइप से धारा भेज रही है ये। अब सेल का जो अंदर घोल है वो एक प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, है ना। सेल के अंदर का जो घोल होता है वो भी धारा के मार्ग में, ये धारा आएगी ऐसे, ये आ रही धारा, ये आ रही धारा, ये आ रही धारा, ये घोल भी धारा के मार्ग में एक रुकावट उत्पन्न करेगा, उसे हम बोलते हैं छोटा r। छोटा r माने आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। तो हमें जो संबंध निकालना है, ई विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर। अब टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, टर्मिनल विभवांतर अभी बताया था मैंने, परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर। जैसे इस परिपथ में हम ये 2 बिंदु ले लेते हैं, ए बिंदु, ये बी बिंदु, इनके बीच एक प्रतिरोध जुड़ा है, कौन सा, बड़ा R, ठीक है। परिपथ के 2 बिंदु ए और बी, इनके बीच प्रतिरोध जुड़ा है बड़ा R, और इस बड़े R के लिए टर्मिनल विभवांतर है बड़ा V, ये रहा, ठीक है बच्चों। इस प्रतिरोध बड़ा R के लिए टर्मिनल विभवांतर कितना है, कैपिटल V। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो कैपिटल V है, ठीक है, इसका मान क्या होगा, ओम के नियम से V बराबर होता है IR, ओम के नियम से V बराबर IR, मतलब कैपिटल R का विभवांतर V बराबर IR। और हमें जो रिलेशनशिप निकालनी है, E विद्युत वाहक बल, V टर्मिनल विभवांतर, छोटा r आंतरिक प्रतिरोध, ई, वी और छोटे r में संबंध निकालना है, ठीक है। तो ये निकालने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, पहले इसको पकड़ो फिर इसको पकड़ो, ठीक है। पहले जैसे यहां से देखिए सेल से धारा चली, धारा मतलब सेल ने आवेश प्रवाहित किया, तो आवेश प्रवाहित करने में जो कार्य होगा, वो कार्य जो होता है वो प्रतिरोधों में बटेगा। अब चूंकि परिपथ में 2 प्रतिरोध है, एक बाह्य प्रतिरोध, दूसरा आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि सेल ने परिपथ में धारा प्रवाहित करने में, अर्थात आवेश प्रवाहित करने में कुल कितना कार्य किया, तो उसके लिए हमें निकालना होगा, पहले हम निकालेंगे बाह्य प्रतिरोध में आवेश प्रवाहित करने का कितना कार्य हुआ, फिर हम निकालेंगे आंतरिक प्रतिरोध में आवेश प्रवाहित करने में कितना कार्य हुआ, फिर हम निकालेंगे इन दोनों को प्रवाहित करने में कुल कितना कार्य हुआ, ठीक है बच्चों। तो देखिए जी, अपना शुरू करते हैं, यहां से धारा चली, ये चली, ये चली, ये आ रही, ये आ रही, ये आ रही। तो पहले इसमें आवेश प्रवाहित हुआ बाह्य प्रतिरोध में, क्योंकि बाह्य प्रतिरोध कौन सा है बच्चों, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R में आवेश को प्रवाहित करने में कार्य W1,
कार्य का फॉर्मूला होता है बच्चों V इंटू क्यू। कहाँ से आया देखिए, V बराबर W अपॉन क्यू, तो W बराबर V इंटू क्यू। ठीक है, अब Q को हम लिख सकते हैं, Q बराबर होता है IT, Q बराबर IT। ठीक है बच्चों, यहां रख दो ये, तो ये बन जाएगा W1 इज इक्वल टू V एज इट इज लिखिए, V माने विभवांतर, जो कैपिटल R के सिरों के बीच विभवांतर V है। ठीक है, और Q के रिप्लेस आप लिख देंगे IT। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, तो ये कैपिटल R में आवेश को प्रवाहित करने में कार्य आ गया W1 बराबर VIT। यहाँ पे W1 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि दो प्रतिरोध हैं, W1 इसके लिए लिखेंगे, अब W2 इसके लिए लिखेंगे हम, चूंकि आंतरिक प्रतिरोध कौन सा है बच्चों, स्मॉल r में आवेश प्रवाहित करने में कार्य, ठीक है, इसको W2 कह देते हैं बच्चों। W2 बराबर, देखिए फॉर्मूला ये लगाइए VIT, लेकिन यहां पर V का जो मान होगा, V माने टर्मिनल विभवांतर, बड़ा V तो इसके लिए था, सपोज कीजिए यहां पर विभवांतर छोटे r के लिए है V डैश, छोटे r प्रतिरोध में विभवांतर कितना है V डैश, और V डैश का जो मान होता है, V डैश कह दो इसको, V डैश IT, और V डैश का मान होता है ओम के नियम से V बराबर क्या होता है बच्चों, IR, V बराबर IR। अगर V डैश लिखेंगे तो V डैश बराबर हो जाएगा I छोटा r। ठीक है, V डैश बराबर I छोटा r। ठीक है, ये मान रख दो बेटा यहां पर, ये लो जी, तो ये हो जाएगा बेटा W2 बराबर V डैश के रिप्लेस IR रख दो और इंटू IT, तो ये बन जाएगा आपका W2 बराबर I इंटू I स्क्वायर RT। ये आ गया। तो ये बच्चों बाह्य प्रतिरोध का कार्य है। ठीक है, ये आंतरिक प्रतिरोध का कार्य है। कुल कार्य कितना हुआ, कुल कार्य के लिए जोड़ दो भाई, चूंकि कुल कार्य W बराबर हो जाएगा W1 प्लस W2। बताइए यहां तक समझ में आया, कुल कार्य हो जाएगा W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, या ये हो जाएगा W के रिप्लेस आप लिख सकते हैं, देखिए E जो होता है विद्युत वाहक बल, E बराबर होता है W अपॉन Q। तो यहां से अगर हम W की बात करें तो W बराबर हो जाएगा, इसको इधर ले जाइए, W बराबर E इंटू क्यू। ठीक है, W बराबर E इंटू क्यू, तो W के रिप्लेस रख देंगे E इंटू क्यू इज इक्वल टू, ठीक है, या Q के रिप्लेस आप IT लिख दो, लाइन बढ़ेगी फिर एक बार और, ऐसे ही Q को लिख दें IT, तो EIT। ठीक है, समझ में आया बेटा। फिर सुनिए, E बराबर W अपॉन Q, E यहां पर विद्युत वाहक बल है, W यहां पर कुल कार्य है, Q यहां पर आवेश है। अब यहां से W का मान बैठेगा, इसको इधर ले जाइए, तो W बराबर E इंटू क्यू, या W बराबर E, Q के रिप्लेस आप लिख देंगे, Q बराबर होता है IT, तो EIT ये कुल कार्य बराबर W1 माने बाह्य प्रतिरोध का कार्य, ये हम निकाल चुके हैं VIT, और प्लस W2 आंतरिक प्रतिरोध का कार्य, ये भी निकाल चुके हैं हम, I स्क्वायर RT। अब ये हो जाएगा बेटे, यहां से EIT इज इक्वल टू, यहां से आप IT कॉमन ले लो, IT कॉमन लिया आपने, तो ये बचा V प्लस यहां पर बचा IR। ठीक है, अब देखेंगे I से I कैंसिल, T से T कैंसिल, तो ये आ गया हमारा E इज इक्वल टू V प्लस IR। ये रिलेशनशिप हो गई, E माने विद्युत वाहक बल, देखिए ये विद्युत वाहक बल हो गया, विद्युत वाहक बल। V क्या है बेटा यहां पर, टर्मिनल विभवांतर, और छोटा r क्या है बेटे यहां पर, आंतरिक प्रतिरोध, और I क्या है बच्चों यहां पर, धारा। तो ये आ गया विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध सूत्र। ठीक है, अगेन रिवाइज एक बार और देख लेते हैं जरा जल्दी से। देखिए पहले हमने एक सेल ली, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध छोटा r, मतलब जो सेल में घोल भरा है, मतलब जो सेल का विद्युत अपघट्य है, वो धारा के मार्ग में
जो रुकावट उत्पन्न करता है उसको बोलते हैं हम आंतरिक प्रतिरोध, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। ठीक है, तो ये आंतरिक प्रतिरोध हो गया। ये सेल एक बाह्य प्रतिरोध में धारा भेज रही है स्मॉल आई। अब ये धारा ऐसे चल के और फिर सेल के अंदर से होके फिर ऐसे जा रही है ना, ऐसे इसका एक पूरा रोटेशन हो रहा है ना, ऐसे चक्कर लगा रही है। अब इसमें साथ साथ हम ये भी मान लेते हैं कि ये जो बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है, इसके सिरों का विभवांतर कैपिटल वी है, एक बात। दूसरी बात, आंतरिक प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर वी डैश है। ठीक है, अब आगे चले हम। पहले हमने देखा चूंकि सेल से जब धारा प्रवाहित होगी, अर्थात जब आवेश प्रवाहित होगा, तो वो आवेश बाह्य प्रतिरोध में जाएगा, फिर आंतरिक प्रतिरोध में जाएगा। अर्थात यहां पर सेल का जो कुल कार्य है वो दो भागों में डिवाइडेड हो रहा है, बाह्य प्रतिरोध में और आंतरिक प्रतिरोध में। तो हमने पहले देखा बच्चों, बाह्य प्रतिरोध में आवेश को प्रवाहित करने में कितना कार्य हुआ, तो W1 बराबर हो जाएगा, कार्य का फॉर्मूला होता है V × Q। अब Q के रिप्लेस आप लिख देंगे IT, तो W1 बराबर VIT। ये बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R में आवेश को प्रवाहित करने में कार्य हुआ VIT। अब आप देखेंगे आगे, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r में आवेश को प्रवाहित करने में कितना कार्य हुआ, तो W2 बराबर हो जाएगा VIT। V के रिप्लेस V डैश कर दिया, तो V डैश IT। V डैश का बराबर हो गया है ओम के नियम से V बराबर IR। IR यहाँ पर छोटा लिख दिया है ना, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध में V डैश है और V डैश का मान IR यहाँ पर रख दिया, तो IR IT I² RT। अब ये बाह्य प्रतिरोध का कार्य है, ये आंतरिक प्रतिरोध का कार्य है, तो कुल कार्य कितना हुआ, ऐड कर दो। कुल कार्य हुआ W = W1 + W2, ये ऐड कर दिया बच्चों। अब W के रिप्लेस आप लिख सकते हैं, कुल कार्य का फॉर्मूला होता है W = E × Q। ये उठाओ और यहां ले आओ, तो EIT और ये W1 VIT और प्लस W2 I² RT। ठीक है बच्चों, ये रख दिया। यहां से IT कॉमन आ जाएगा, IT से IT कट जाएगा, तो E बराबर आ जाएगा V + IR। ये आ गया सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। अब इसी सूत्र से हमसे पूछता है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध में संबंध सूत्र निकालिए, छोटा आर और बड़े आर में संबंध। ठीक है, छोटे आर का बड़े आर से संबंध, तो उसको कैसे करेंगे, देखिए हम अगर पूछता है बस ई वी और छोटे आर में संबंध बताए, तो वो ये हो चुका है, ये आप थर्ड मान लीजिए, यहीं तक छोड़ना है अगर ई वी और छोटे आर में संबंध पूछे। अगर हमारे से छोटे आर माने आंतरिक प्रतिरोध, बड़े आर माने बाह्य प्रतिरोध, इन दोनों में संबंध पूछता है, तो इसको थोड़ा आगे करना पड़ेगा। अब देखिए आगे कैसे करेंगे हम अब आगे ऐसे करेंगे इसको। E बराबर आपका फॉर्मूला आया है V + IR, ये विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध आ गया। अब यहां से देखिए, चूंकि कैपिटल R, ये जो कैपिटल R है, के सिरों का विभवांतर, के सिरों का विभवांतर, ये ओम के नियम से निकाल सकते हैं, V बराबर IR। ठीक है, कैपिटल R के सिरों का विभवांतर V बराबर IR, ये यहां पर रख दो, तो ये हो जाएगा बेटा E = V के रिप्लेस IR रख देंगे, IR + I⁻R, तो ये हो जाएगा आपका E = यहां से I कॉमन। ठीक है, V बराबर IR रखा, I कॉमन, अंदर क्या बचा, बड़ा R + छोटा r, तो यहां से I की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, I = ये इधर ले जाइए, भाग में आ जाएगा E/R + छोटा r, ये I का मान आ गया। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं हम, ये 4 कह दो। अगर किसी परिपथ में कैपिटल R और स्मॉल r दोनों जुड़े हैं और धारा का मान पूछा है, तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ठीक है, उससे धारा निकलेगी। अब I के रिप्लेस हम रख सकते हैं, यहां पर देखिए V बराबर IR था, तो I का जो मान है, यहां से आप ये भी कह सकते हो I बराबर बैठेगा, इसको इधर ले जाइए जरा, I बराबर V/R। ये जो I का मान है V/R यहां पर पुट करिए, I के रिप्लेस ये पुट करते हैं V/R, तो V/R = E/R + स्मॉल r। ठीक है, अब ये हो जाएगा बेटा, इसको इधर ले आओ, ये इधर आ जाएगा, स्थिति बदल दीजिए इनकी, ये इधर ये इधर, तो ये बन जाएगा आपका कैपिटल R + स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, ये इधर ये अपॉन में एज इट इज = E/V। ठीक है बेटे, अब इसको आप अलग अलग तोड़ दो। ठीक है, मैंने क्या कहा, इसको इधर कर दिया, ये इधर कर दिया, कैपिटल R + स्मॉल r अपॉन कैपिटल R = E/V। अलग अलग तोड़ दो, कैपिटल R अपॉन कैपिटल R 1, कैपिटल R अपॉन कैपिटल R 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R = E/V।
ठीक है। यहां से स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन वी माइनस वन, या स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इधर गुना में चले जाएगा, कैपिटल आर ई अपॉन वी माइनस वन। ये संबंध आ गया छोटे आर का बड़े आर से। छोटा आर यहां पर कहलाता है आंतरिक प्रतिरोध और बड़ा आर कहलाता है बाह्य प्रतिरोध। तो छोटा आर बराबर होता है बड़ा आर ई अपॉन वी माइनस वन, जहां ई विद्युत वाहक बल है, वी टर्मिनल विभवांतर है और बड़ा आर बाह्य प्रतिरोध है। ठीक है, ये पांचवा फॉर्मूला प्रूफ हुआ। तो इस प्रकार टोटल 5 फॉर्मूले प्रूफ हुए। ठीक है, ई का वी से और छोटे आर से संबंध, ई बराबर वी प्लस आई आर, याद करिए इसको, न्यूमेरिकल में एप्लीकेबल होगा। अगर किसी परिपथ में छोटा आर बड़ा आर दोनों जुड़े हैं और धारा का मान पूछता है तो फॉर्मूला लगता है आई इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस छोटा आर। ठीक है, अगर किसी सवाल में छोटा आर बड़ा आर दोनों जुड़े हैं और इनमें रिलेशनशिप पूछता है तो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा छोटा आर इज इक्वल टू कैपिटल आर ई अपॉन वी माइनस वन। तो मैं अपेक्षा करता हूं ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। ये डेरिवेशन था जो मैंने आपको अच्छी प्रकार पूरी मेहनत से समझाया। अब इस पर हम देखते हैं न्यूमेरिकल किस टाइप से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन ये है बहुत इंपॉर्टेंट, 3.2 वोल्ट की बैटरी 1.5 ओम के प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा भेज रही है। देखिए ये बैटरी का वोल्टेज दिया है, अर्थात बैटरी का वोल्टेज का मतलब बैटरी का विद्युत वाहक बल दिया है। तो सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन को हल करने के लिए गिवन सॉल्यूशन लिखा हमने, और गिवन क्या दिया है, सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर है 3.2 वोल्ट। ठीक है, आगे चले, बैटरी 1.5 ओम के प्रतिरोध में, प्रतिरोध बड़ा आर इज इक्वल टू 1.5 ओम के प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा आई बराबर 2 एम्पियर की धारा भेज रही है। तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध मतलब छोटा आर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, 3.2 वोल्ट की बैटरी 1.5 ओम के प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा भेज रही है। तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध मतलब छोटा आर ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, आई का कैपिटल ई से संबंध लगा दो, है ना, बड़ा आर भी दिया है छोटा आर पूछा है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था, अभी मैंने प्रूफ किया था, आई बराबर होता है ई अपॉन कैपिटल आर प्लस छोटा आर। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं से। अब वैल्यू रखिए इसमें, आई माने धारा कितनी दी है 2 एम्पियर, तो 2 रख दो, इज इक्वल टू ई दिया है 3.2 अपॉन कैपिटल आर 1.5 और प्लस स्मॉल आर हमसे पूछा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके नीचे 1 मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा 1.5 की 2 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस है ना 15 दूनी 30 हो गए, 30 और 1 अंक बाद दशमलव, तो 3 रह गए, 3 प्लस 2 की स्मॉल आर में हुई 2R इज इक्वल टू 3.2। ठीक है बेटा, समझ में आया। 2 की 1.5 में हुई 3, 2 की R में हुई 2R और 1 की 3.2 में हुई एज इट इज। अब ये हो जाएगा 2R इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाइए, 3.2 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 2R इज इक्वल टू 3.2 में से 3 गया 0.2, या R इज इक्वल टू 0.2 को 2 से डिवाइड करा, 2 1 जा 2 तो 0.1 ओम। ये आ गया सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यही हमें ज्ञात करना था। ठीक है, अब ये देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर 1.9 वोल्ट है। तो देखिए खुले परिपथ में जो विभवांतर दिया रहता है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, खुले परिपथ में जो भी विभवांतर दिया है उसे बोला जाता है सेल का विद्युत वाहक बल। 1.9 वोल्ट है। इस सेल को 3 ओम से जोड़ने पर विभवांतर 1.5 वोल्ट रह जाता है। अब आप समझ गए होंगे, खुले परिपथ का मतलब यह है कि जब सेल फ्री है, अर्थात इसका कनेक्शन किसी भी रेजिस्टेंस से नहीं है, कोई भी बाह्य प्रतिरोध नहीं जुड़ा है, तो जो विभवांतर दिया है उसे बोला जाता है सेल का विद्युत वाहक बल। और जैसे ही इसे बाह्य परिपथ में जोड़ते हैं, इस सेल को 3 ओम से जोड़ने पर विभवांतर 1.5 वोल्ट रह जाता है। तो अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि जब बंद कर दिया परिपथ, मतलब जब एक बाह्य प्रतिरोध लगा दिया परिपथ में, तो वोल्टेज रह गया 1.5 वोल्ट। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी खुला परिपथ कहा है, ये बात आप नोट रखना बच्चों, बहुत आता है इस टाइप से क्वेश्चन। ये या तो यही क्वेश्चन आएगा या इस पर बेसिड क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में 2 बार पूछा जा चुका है।
2017 में और उसी के आसपास 13 या 14 में भी आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन, और इस पर बेसिड संख्या चेंज होके तो आते ही रहते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। तो खुला परिपथ का जो विभवांतर दिया है, खुले परिपथ का जो विभवांतर दिया है उसको बोला जाता है सेल का विद्युत वाहक बल, मतलब ईएमएफ, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इट इज डिनोटेड बाय ई, और ई की वैल्यू दी है 1.9 वोल्ट। ठीक है, आगे कहा इस सेल को 3 ओम से जोड़ने पर, जैसे ही इसको हमने कैपिटल R इज इक्वल टू 3 ओम से जोड़ा, ठीक है, 3 ओम से जोड़ने पर विभवांतर 1.5 वोल्ट रह जाता है, तो V रह गया 1.5 वोल्ट रह जाता है। वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध, एक तो स्मॉल r ज्ञात करना है हमें, स्मॉल r बराबर क्वेश्चन मार्क, और 3 ओम में धारा, एक धारा निकालनी है छोटा i। ठीक है, तो छोटा r निकालने के लिए संबंध लगाइए, क्योंकि छोटा r बराबर होता है बड़ा R E अपॉन V माइनस 1। क्या फॉर्मूला है? छोटा r बराबर बड़ा R E अपॉन V माइनस 1। ठीक है, मैंने बताया था अभी जब मैं डेरिवेट करा रहा था कि छोटा r देके बड़ा r पूछे या बड़ा r देके छोटा r पूछे तो संबंध लगा दो, और संबंध होता है छोटा r बराबर बड़ा R E अपॉन V माइनस 1। अब इसमें वैल्यू रखिए बेटे, छोटा r इज इक्वल टू बड़े r की वैल्यू 3 दी है, E 1.9 अपॉन V 1.5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा छोटा r इज इक्वल टू 3 एज इट इज, है ना। एलसीएम लो, 1.5 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 1.5 की 1 में हुई 1.5, 1.9 माइनस 1.5 मतलब 0.4 बचेगा। ठीक है, ये आ गया आपका, समझ में आया। 1.5 एलसीएम आ गया, 1.5 1 जा 1.5, 1.9 में से 1.5 गया, 0.4 बचा ऊपर और नीचे 1.5। अब देखिए बच्चों, यहां से पॉइंट कैंसिल, और 3 5 जा 15, तो ये आ गया बेटा छोटा r इज इक्वल टू 4 अपॉन 5, या इसे आप कह सकते हैं छोटा r इज इक्वल टू पॉइंट लगा के 1 0 40 हो जाएंगे, 5 अट्ठे 40, तो 0.8 ओम। ये आ गया आपका सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो मैं अपेक्षा करता हूं ये पार्ट आपके समझ में आ गया होगा। अब अगला देखेंगे, सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, 3 ओम में धारा। 3 ओम में धारा निकालने के लिए धारा का जो मान है V बराबर IR से निकाल लो। ओम का नियम लगाइए बच्चों, ओम का नियम, ओम का नियम कहता है V बराबर IR, तो यहां से I की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन R, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V। देखिए V 3 ओम में पूछी है, V वोल्टेज 1.5 है ना, ये रहा 1.5 वोल्ट, और R 3 ओम, तो 3 रख दो, तो I इज इक्वल टू 3 पंजे 15, 0.5 क्या एम्पियर, तो अर्थात 3 ओम में धारा बहेगी 0.5 एम्पियर। तो मैं अपेक्षा करता हूं ये पार्ट भी आपके क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देख बच्चों, इसमें एक बात और पूछी है कि वैद्युत परिपथ बनाकर, देखिए वैद्युत परिपथ बनाते हैं ऐसे, ये एक सेल बना लो, ये सेल, और आंतरिक प्रतिरोध इसका वो रहा जो हमारा आया है छोटा r 0.8 ओम, और सेल है 1.9 वोल्ट। ठीक है, सेल है 1.9 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 0.8 ओम, और जो बाह्य प्रतिरोध जुड़ा है कैपिटल R वो कितना है 3 ओम, 3 ओम का बाह्य प्रतिरोध, और इसका जो टर्मिनल विभवांतर है ये V बराबर है 1.5 वोल्ट। ठीक है, ये E दिया है विद्युत वाहक बल 1.9 वोल्ट, ये V दिया है 1.5 वोल्ट, ये E के साथ जो प्रतिरोध है वो आंतरिक प्रतिरोध छोटा r, और छोटे r का मान दिया है सवाल में 0.8 ओम, मान नहीं दिया है हमने निकाला ये कैलकुलेट से। ठीक है, और बड़ा r, ये इसका परिपथ हो गया जो कि क्वेश्चन में कहा था कि बनाइए। हाँ, इसमें धारा और दर्शा दो, धारा आई हमारी I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो ये परिपथ हो गया। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपने आप भी ट्राई कीजिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। किसी सेल से 0.6 एम्पियर धारा लेने पर टर्मिनल विभवांतर 1.6 वोल्ट तथा 0.8 एम्पियर धारा लेने पर टर्मिनल विभवांतर 1.3 वोल्ट हो जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसे करेंगे इसको, जब हम सेल से 0.6 एम्पियर धारा ले रहे हैं, यहाँ पर दो कंडीशन दी है। जब सेल से 0.6 एम्पियर धारा लेते हैं, I इज इक्वल टू 0.6 एम्पियर धारा ली, तो टर्मिनल विभवांतर 1.6 वोल्ट आया, V इज इक्वल टू 1.6 वोल्ट।
आता है। ठीक है, ये I1 ये V1। आगे का आया तथा 0.8 एम्पियर धारा लेने पर I2 इज इक्वल टू 0.8 एम्पियर धारा लेने पर टर्मिनल विभवांतर V2 इज इक्वल टू 1.3 वोल्ट हो जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल मतलब E ज्ञात करना है, आंतरिक प्रतिरोध मतलब छोटा r। ठीक है, E ज्ञात करना है और छोटा r ज्ञात करना है। ठीक है, जब ये धारा ले रहे हैं तो विभवांतर इतना है, जब ये धारा ले रहे हैं 0.8 एम्पियर तो विभवांतर इतना है। विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध हमें निकालना है, तो इसके लिए E का V से संबंध लगाइए, बिकॉज E इज इक्वल टू होता है V प्लस IR। अब दो कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन नंबर 1, जब आप V1 लेंगे टर्मिनल विभवांतर V1 तो इसमें करंट फ्लो हो रही है I1। अब वैल्यू रखिए इसमें, E इज इक्वल टू V1 1.6 प्लस I1 0.6 और इंटू R। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। कंडीशन 2, E बराबर V प्लस IR, V2 कर दो I2 कर दो, तो E इज इक्वल टू V2 है बच्चों 1.3 प्लस I2 है 0.8 और इंटू R। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब इन्हें सोल्व करिए, देखिए E निकालना है और छोटा r। तो अब आप इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखें और इनमें आप पाएंगे दो, जो इसकी LHS साइड में क्या है बच्चों E और इसकी भी LHS साइड में E, तो दोनों की LHS साइड सेम है। अगर दो समीकरणों की LHS साइड सेम हो तो RHS साइड अपने आप ही सेम हो जाएगी। तो इनकी कंपैरिजन करिए आप, समीकरण 1 और 2 की तुलना, 1 व 2 की तुलना करने पर जैसे ही इनकी तुलना करेंगे तो आप पाएंगे दोनों के बाईं साइड में E है तो दाईं साइड इक्वल हो जाएगी। जब बाईं साइड बराबर हो तो दाईं साइड भी बराबर होगी, है ना, LHS बराबर RHS। तो तुलना करने पर हमने पाया कि 1.6 प्लस 0.6 R इज इक्वल टू होगा 1.3 प्लस 0.8 R। अब ये हो जाएगा बेटा, इसको इधर ले आइए, ये इधर ले आओ, तो 1.6 माइनस 1.3 इज इक्वल टू, ये इधर ले जाओ बच्चों, ये इधर जाएगा तो ये माइनस में पहुंचेगा 0.8 R और माइनस 0.6 R। ठीक है, मैं यहां कर रहा हूं बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 1.6 में से 1.3 गया, 0.3 इज इक्वल टू, यहां पर 0.8 में से 0.6 गया 0.2 R। तो यहां से छोटा r इज इक्वल टू आ जाता है, इसको अपोन में ले जाइए, 0.3 अपॉन 0.2, पॉइंट से पॉइंट हटाओ तो छोटा r इज इक्वल टू 3/2 या छोटा r इज इक्वल टू 1.5 क्या ओम। ये आ गया सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, अब ये जो छोटे r का मान आया इसको आप समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर जैसे ही आप इसको 1 में रखेंगे तो छोटे r के रिप्ले 1.5 रखा तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1.6 प्लस 0.6 एज इट इज रहेगा इनटू छोटा r है 1.5, तो ये आ जाएगा आपका E इज इक्वल टू 1.6 एज इट इज प्लस 15 छिक्का 90 और 2 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा 1 2, तो यहां पर पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो गया 1.6 और इसमें ऐड करना है 0.90, ऊपर एक 0 लगा दो, 0, 9 और 6 15 1 5, 1 और 1 2, तो ये आ गया बेटा E इज इक्वल टू 2.50 वोल्ट। ये आ गया सेल का क्या, विद्युत वाहक बल, और ये आ गया आंतरिक प्रतिरोध। तो मैं अपेक्षा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके अच्छा समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार और जल्दी से देख लेते हैं। जब सेल से 0.6 एम्पियर धारा ले रहे हैं तो टर्मिनल विभवांतर 1.6 है, ये मैंने लिख दिया। आगे कहा फिर 0.8 एम्पियर धारा लेने पर विभवांतर 1.3 है, ये भी मैंने नोट कर दिया। फिर कह रहा है सेल का विद्युत वाहक बल मतलब E और आंतरिक प्रतिरोध मतलब छोटा r हमें ज्ञात करना है। तो E बराबर होता है V प्लस IR, दो कंडीशन में E बराबर V1 प्लस I1R, दूसरी में V2 प्लस I2R। वैल्यू रख दी हमने, है ना, वैल्यू रखी, दोनों की LHS साइड सेम है तो RHS भी सेम होगी। कंपेरिजन कर दिया, यहां से छोटे r की वैल्यू फाइंड हो गई 3/2 मतलब 1.5 ओम। ये जो छोटे r का मान आया इसको आप समीकरण 1 में रखिए तो E बराबर आ जाएगा 2.5 वोल्ट। तो मैं अपेक्षा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके अच्छा समझ में आ गया होगा। इससे अगले लेक्चर में हम करेंगे किरचॉफ के नियम और उस पर आधारित न्यूमेरिकल। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, थैंक यू।